CUET यूजी एग्जाम। CUET यूजी एग्जाम की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। CUET की इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम है और बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां इसमें उलझ के रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है एग्जाम की, कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, कौन सा कोर्स इसमें होता है, कब एग्जाम फॉर्म आता है, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करें, कितने सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। आज मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगी। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इतना मेरा वादा है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद CUET का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। आप 10 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखो और सब कुछ समझ डालो CUET यूजी एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा भरोसा रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज उलझते रह जाओगे। CUET का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। पहले एग्जाम का कॉन्सेप्ट समझो, तब तैयारी करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. CUET यूजी ये एग्जाम सभी को देना चाहिए। मैं आपको कहूंगी अगर आप 12th पास हो तो हर एक स्टूडेंट को ये एग्जाम देना चाहिए। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं आपको समझाती हूँ। CUET एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो कोर्सेज मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, एक एक कोर्स मैंने बता दिया कौन कौन सा कोर्स इसके अंतर्गत आता है। बहुत सारे कोर्सेज है बच्चों, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, BA LLB हो, किसी भी तरह का आप कोर्स चाह रहे हो, MBBS और डॉक्टर वाले कोर्सेज के अलावा और IITs के अलावा अगर आप कोई भी अच्छा कोर्स चाह रहे हो अपने ग्रेजुएशन के लेवल का, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्सेज आपको CUET के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर क्या BA BSc की कट ऑफ सेम रहेगी, क्या ये कोर्स का कितना सब्जेक्ट लेना होगा, हमें क्या करना होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन आती है। वन बाय वन मैं आपकी एक एक कंफ्यूजन क्लियर करते चलती हूँ। ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो पूछने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, लेकिन एक बार पहले ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले बात करते हैं CUET एग्जाम है क्या। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज पहले अपना अलग अलग एग्जाम कराती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चों के बहुत पैसे नुकसान हो जाते थे एग्जाम फॉर्म भरने में, और कई बार डेट कोलैब हो जाती थी, मतलब इस यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम है उसी समय दूसरे का एग्जाम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना बच्चों को करना पड़ता था। इसीलिए सोचा गया कि क्यों ना एक ही एग्जाम बना दिया जाए जिसके अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएं, सारी नहीं तो कम से कम मैक्सिमम 90% यूनिवर्सिटीज तो आ ही जाएं। तो CUET एग्जाम का निर्माण किया गया जिसके अंदर 90% यूनिवर्सिटीज आती हैं। अब CUET एग्जाम दो होता है, एक होता है CUET यूजी और दूसरा होता है CUET PG। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट, इसको आप 12th पास करने के बाद देते हो अगर आपको ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना है। CUET PG का जो एग्जाम है उसे आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सको। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, CUET यूजी का जब आप एग्जाम देते हो तो 12th पास वाले बच्चे देते हैं। अगर आप 12th पास आउट हो, अभी आपने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको CUET यूजी का एग्जाम देना है। ठीक है, किसके लिए, BA BSc BCom बैचलर्स, बैचलर का कोई कोर्स जिसके आगे B लगा हो, जैसे कि BA BSc, ठीक है, BA LLB, ठीक है, BBA, ये सारे क्या है, ये आपके बैचलर कोर्स है, आगे B लगा हुआ है, इसे हम 12th के बाद करते हैं। सो उसके लिए आपको CUET यूजी का एग्जाम देना है, आपको PG से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको PG का फॉर्म भरने के एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ CUET यूजी का आपको देने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, यानी कि कोई भी फील्ड में उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, जैसे आपने BSc कर लिया है, आप MSc करना चाहते हो, या फिर आपने BA कर लिया है, आप MA करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको CUET PG का एग्जाम देना होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप B.Ed कोर्स करना चाहते हो, इसमें B लगा हुआ आगे, लेकिन ये एक्सेप्शन के तौर पे मान के चलना, B.Ed कोर्स करना चाहते हो तो भी आपको CUET PG का एग्जाम देना होगा। ठीक, तीसरी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में ये आती है कि मान लो आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप दोबारा से कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो। मान लेते हैं जैसे किसी ने BSc नर्सिंग कर लिया, अब वो चाहते हैं कि हम B फार्मा करें, तो BSc नर्सिंग भी ग्रेजुएशन है, B फार्मा भी ग्रेजुएशन है, तो क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जाने वाले हो तो आपको CUET यूजी ही देना है, भले आपने पहले कुछ भी कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन कोर्स में जाना चाहते हो तो CUET यूजी ही देना पड़ेगा। एक बार और इस डाउट को क्लियर करती हूँ, जैसे मान लो किसी ने BSc कर रखा है, अब उसे BMLT करना है,
तो BMLT एक ग्रेजुएशन कोर्स है, इसलिए CUT UG ही देना पड़ेगा, भले ही आपने BSc कर रखा हो। बात समझ में आई? सो कोर्स वाइज मैटर करता है कि आपको UG देना है या PG देना है, ठीक है। अच्छा, तो ये CUT UG और PG का अंतर हो गया। पहला ये डाउट आपके लिए समझना जरूरी है, इसलिए अगर आप 12th पास आउट करके एग्जाम देने जा रहे हो तो जो भी वीडियोस देखना मेरी या किसी भी और की, तो CUT UG वाली देखना, PG वाली मत देखना, PG वाले आपके किसी काम की नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्म कब आता है? तो CUT UG का जो फॉर्म है वो आपका आता है अप्रैल के शुरुआत में या मार्च के लास्ट में। आप मान के चलो अप्रैल के लगभग फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाता है और एग्जाम जो है वो 15 मई के बाद से स्टार्ट होता है। मई भर पूरा एग्जाम चलता है, 15 मई से 31 मई के बीच में। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, इस साल भी ऐसा ही होने की संभावना है, ठीक है। सो एग्जाम आपका 15 से 30 मई के बीच में होने वाला है। अब ये एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड मोड में एग्जाम होता है। हाइब्रिड मोड का क्या मतलब है? कुछ एग्जाम्स इसके ऑनलाइन होते हैं, कुछ एग्जाम्स ऑफलाइन होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, समझाती हूँ। जैसे इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट का नंबर अगर मैं बता दूं तो इसमें टोटल 33 लैंग्वेज, 33 लैंग्वेज के सब्जेक्ट आते हैं, 29 डोमेन सब्जेक्ट आते हैं और एक जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट आता है। ये सब क्या है अभी धीरे धीरे समझाऊंगे, पर समझो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब किसी बच्चे ने, जरूरी नहीं कि आप सभी सब्जेक्ट में एग्जाम दो, घबराना मत, मैं अभी सब कुछ बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, इसे सभी बच्चे भरते हैं, सभी के सभी बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। तो क्या होता है, इसमें बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो CUT UG को कंडक्ट कराती है NTA, उनको बड़ी डिफिकल्टी होती है कि एक साथ इतने सारे बच्चों का एग्जाम कैसे कराया जाए। सो जिस एग्जाम के पेपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, उतने कंप्यूटर तो अवेलेबल है नहीं, इसलिए उस पेपर को ऑफलाइन कराया जाता है। जैसे मान लो हिंदी का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब के जो पेपर है ये आपके जनरली ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं, पेन पेपर मोड में कंडक्ट कराया जाता है, ठीक। और जो सब्जेक्ट कम बच्चे भरते हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट उनके पास होता है, उनके पास एनफ कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, उसका एग्जाम वो लोग ऑनलाइन करा देते हैं। यानी कि कुछ पेपर आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, कुछ पेपर आपके ऑफलाइन होने वाले हैं। इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड मोड, ठीक है। कुछ पेपर ऑनलाइन होंगे, कुछ पेपर ऑफलाइन होंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि कुछ थोड़ी देर आपको ऑनलाइन लिखना है, थोड़ी देर ऑफलाइन लिखना है, ऐसा मत समझना। जैसे मान लो आपने 3 सब्जेक्ट भरे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, बायोलॉजी का आपका ऑफलाइन हो जाए। बात समझ में आई? सो पेपर वाइज अलग अलग हो सकता है। ये पता कब चलेगा किसका ऑफलाइन होना है, किसका ऑनलाइन, ये आपको तब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। अभी पहले से कोई भी नहीं बता सकता, बस अंदाज बताया जा सकता है कि लैंग्वेज के और हिंदी इंग्लिश पेपर आपके डेफिनेट है कि आपके ऑफलाइन ही होंगे, बाकी सब ऑनलाइन होने की संभावना है। कंफर्म तभी पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगती है? तो देखो, जनरल के लिए 3 सब्जेक्ट तक अगर आप चूज कर रहे हो तो 1 चूज करो, 2 चूज करो या 3 चूज करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। इन तीनों के लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। 1 चूज करोगे तब भी 1000 देना होगा, 2 करोगे तब भी 1000, 3 करोगे तब भी 1000। लेकिन 3 से अगर आप ज्यादा देते हो तो जितने सब्जेक्ट ऐड करोगे 400 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि 3 सब्जेक्ट आपने लिया, 1000 रुपए दिए, फिर चौथा सब्जेक्ट ऐड किया तो 400 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 1400। सिमिलरली एक और सब्जेक्ट ऐड कर लिया तो 400 और एक्स्ट्रा 1800 ऐसा देना पड़ता है, ठीक है। ये पिछले साल का डेटा बता रही हूँ क्योंकि इस साल का अभी आया नहीं है। हो सकता है 100-200 वो लोग इस साल का बढ़ा भी दें, क्योंकि हर साल वो कुछ ना कुछ फीस इंक्रीज करते रहते हैं। पर ये फिलहाल अभी 2025 की नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो मैं पिछले साल का डेटा बता रही हूँ, इसी के लगभग पैटर्न चलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कैटेगरी की फीस अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि सबको 1000 ही देना पड़ेगा। जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी फीस थोड़ी कम लगती है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें कोई एज लिमिट होती है? तो आंसर है नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। मिनिमम 17 साल का आप होना चाहिए, इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। अपर एज लिमिट कोई नहीं, आप 30 साल के हो जाओ, 40 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, तब तक भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कितनी बार भर सकते हैं CUT का फॉर्म? उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी बार भर सकते हो। मतलब आप इस साल नहीं हो पाया, अगले साल दो, अगले साल नहीं हो पाया, उसके अगले साल दो, आपकी मर्जी है, जब तक भरना चाहो आप भर सकते हो, कोई लिमिट आपके ऊपर नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम फॉर्म बता दिया, एग्जाम डेट बता दी, हाइब्रिड मोड बता दिया, फीस बता दी, ठीक है, कितने कोर्सेज हैं वो भी बता दिया।
अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि फॉर्म कैसे भरा जाए, कौन से सब्जेक्ट चुने जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनना इस पार्ट को, यही बच्चों को कंफ्यूजन आती है। बेसिक चीज़ें तो सबको पता हो जाती है, लेकिन ये वाला पार्ट में कंफ्यूजन आती है। समझो, फॉर्म आपका ऑनलाइन आएगा, कब आएगा? अप्रैल के शुरुआत में या मार्च के एंड में आ जाएगा। लेकिन ये एनटीए वाले ना इस फॉर्म को लेकर के काफ़ी गड़बड़ियां भी करते हैं, तो बहुत सतर्क रहना। हम लोग एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, सीयूटी यूजी की प्लेलिस्ट 2025 की, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को सेव रखना, जब भी जैसे भी अपडेट आती रहेगी हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। बार बार टाइम टू टाइम उस प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहना, ठीक है। अदरवाइज अपडेट्स इसमें मिस हो जाएंगी। इसमें अक्सर वो लोग 2-3 दिन का मौका देते हैं करेक्शन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो बहुत लोगों का मिस हो जाता है, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। अपडेट्स के लिए हम लोग हैं, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, या फिर आप सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अच्छा, तो फॉर्म इसका ऑनलाइन आएगा, ठीक है। सीयूटी यूजी 2025 की वेबसाइट बनेगी, उसका फॉर्म आएगा। अभी कोई वेबसाइट नहीं बनी है, अभी कोई फॉर्म नहीं आया है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले मतलब ऑनलाइन फॉर्म आएगा, आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखना है पहले से ही। क्या क्या इकट्ठा करना है अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड करके और अपनी डिटेल्स भर के, अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें भर करके फॉर्म सबमिट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात बता दी मैंने। क्या क्या चीज़ें लगेंगी ध्यान से सुनो। 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। अगर आपके 12th की मार्कशीट अभी नहीं आई है, ठीक है, आप अपीयरिंग में हो, यानी कि आप 2025 में मार्च अप्रैल में एग्जाम देने वाले हो, अभी आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बस जब मार्कशीट आ जाए, तो जब काउंसलिंग होगी यानी जब एडमिशन होगा, तब आपको मार्कशीट जमा करनी होगी। यहाँ आपको अपीयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, अपीयरिंग के ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, तो आपसे 12th की मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। नहीं आता है तो साइबर कैफे वालों से हेल्प लेना, वो आपकी फॉर्म फिल करने में हेल्प करेंगे। और जैसे ही सीयूटी यूजी का फॉर्म आ जाएगा, मैं खुद आपको फिल करके दिखाऊंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोटो की जरूरत पड़ती है। फोटो आपको ऐसी रखनी है कि वो फोटो कलर्ड होनी चाहिए। जैसे कि मेरा फेस का कलर आपको नजर आ रहा है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट आपको नहीं दिख रही हूँ, मेरे फेस का कलर आपको नजर आया है, मेरा कपड़े का कलर ब्लैक है, ठीक है। अच्छा, मेरे फेस का और मेरे कपड़े का कलर नजर आ रहा है, यानी कि ये कलर्ड फोटो आप देख रहे हो। और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो कलर्ड होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ऐसी फोटो आपको खिंचवानी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, छोटी वाली जो फोटो होती है पासपोर्ट साइज, वो आपको खिंचवा के रखनी है। बहुत पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, नई फोटो होनी चाहिए। और इस फोटो को कम से कम 5-6 आप बनवा के रखना, क्योंकि सेम फोटो आपको अपलोड करनी है, सेम फोटो एडमिट कार्ड पे चिपका के ले जानी है, और सेम फोटो एडमिशन के टाइम पे लगेगी। बात समझ में आती है? तो 5 से 6 फोटो कम से कम बनवा के आपको रखना होगा। क्लियर? अच्छा, 5 से 6 अगर आप सब्जेक्ट इंक्रीज कर रहे हो, जैसे मान लो आप कई सारे सब्जेक्ट ले रहे हो, तो कम से कम 10-15 फोटो बनवा लेना। जैसे मान लो आप 4-5-6 सब्जेक्ट ले रहे हो, तो 6 सब्जेक्ट के अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे। 6 सब्जेक्ट के एडमिट कार्ड पे आपको फोटो चिपकाना पड़ेगा और एक एक एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेगा। तो 10-15 बना के रखो, वो सबसे सेफ रहेगा। बात समझ में आती है? अब 10-15 बनवा के रख लेना, फोटो तो कहीं भी काम आई जाती है। सो ऐसी फोटो आप बनवा के रखना। व्हाइट बैकग्राउंड जरूरी है, प्लीज इसे ध्यान देना। अच्छा, नेक्स्ट आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका लगना ही लगना है। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उसे बैंक पे जाके अभी लिंक करवा लो। ऐसा ना हो कि फॉर्म आउट हो जाए, फिर आप ये सब काम करते फिरो, उस टाइम डिले भी होता है, जल्दी हो नहीं पाता है, क्योंकि भीड़ लगी होती है, ठीक है। सो आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाओ। आधार कार्ड में अगर आपके नाम में, मम्मी पापा के नाम में कहीं कोई गलती है, उसे अभी सही करवा लो। फॉर्म आने का वेट मत करो, ये सब पहले से आपको सही करवा के रखना चाहिए। 10th की मार्कशीट में कोई गलती है, नाम, पता, एड्रेस, कोई भी चीज़ गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, उसे प्लीज़ अभी से आप सही करवा लो। कोई भी फॉर्म भरने जाओगे, इन सब में गलती है तो आपको प्रॉब्लम आना तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट अभी मत बनवाओ। जैसे मान लो फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म हो सकता है आपका 15 अप्रैल तक आए, हो सकता है 3-4 अप्रैल तक आए। सो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास मतलब तब कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर फॉर्म आपका मार्च में ही आ गया, तो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांगेगा। सो अभी कास्ट सर्टिफिकेट मत बनवाओ। आप तहसील पे जाकर एक बार पता कर लो, या साइबर कैफे पे जाके पता कर लो कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में कितना टाइम लग जाएगा। वो अंदाज लेकर के चलो, और फॉर्म की अपडेट चेक करते रहना कब तक फॉर्म निकलेगा। जब फॉर्म अप्रैल में निकलेगा तो नया बनवा लेना, अप्रैल में नहीं निकलेगा तो पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट यूज कर लेना, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ध्यान में रखो, लेकिन अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, ओके।
नेक्स्ट, आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या कोई स्पोर्ट कोटा वाला सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, उसको भी आप संभाल के रखे रहना। जब फॉर्म आएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। डोमिसाइल नहीं लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा, फॉर्म भरते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई। टीसी माइग्रेशन ये सब फॉर्म भरते वक्त नहीं लगता है, अभी मैं आगे आपको प्रोसेस बताती हूँ, ठीक। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी लगेंगी, आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। बहुत ध्यान से फॉर्म भरना बच्चों, सब कुछ सही सही भरना। अगर गलती से भी गलत आपका हो जाता है तो करेक्शन विंडो ओपन होती है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं करेक्शन विंडो इनकी सही से काम नहीं करती है। बच्चे उलझे रह जाते हैं, करेक्शन विंडो सही से काम नहीं करती है। इसीलिए आप ऐसा कोई भी काम मत करना, कोई गलती आप मत करना, ताकि आपको करेक्शन की नौबत आए। सब कुछ सही सही से ध्यान से फिल करना, भले ही टाइम लेके फिल करना, लेकिन ध्यान से फिल करना, ठीक है। अदरवाइज गलती होती है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, 2-3 दिन की ओपन होगी, लेकिन वो जल्दी खुलती ही नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए कोई गड़बड़ी आप मत करना। अच्छा, नेक्स्ट एक और बात, मान लो बाई चांस आपने मतलब 3 सब्जेक्ट लिए थे, अभी सब्जेक्ट लेने का तरीका समझाऊंगी। मान लो आपने 3 सब्जेक्ट लिए और फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर आप सोच रहे हो नहीं हमें एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए था। फिर आपने क्या किया, जब आप मतलब वेबसाइट ओपन किए, करेक्शन विंडो ओपन किए, तो आप सोचे लाओ एक और सब्जेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। सो 3 के बाद जब एक और सब्जेक्ट आप ऐड करोगे तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ करेक्शन करने के आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। बाकी किसी तरह का कोई करेक्शन करने के कोई पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट ऐड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे वहाँ देने पड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात, अगर मान लो आपने 3 सब्जेक्ट चूज किया या 4 सब्जेक्ट चूज कर लिया और आपके 1000 + 400 यानी 1400 रुपये लग गए, और आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं हमें एक सब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या हमारे 400 रुपये वापस आ जाएंगे? तो आंसर है नहीं। एक बार आपने पैसे जमा कर दिए तो वो वापस नहीं आएंगे। चाहे आप फॉर्म कैंसिल करना चाहो, एग्जाम ना देने जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार पैसे जमा कर दिए तो वो वापस नहीं आएंगे किसी भी कंडीशन में। बात समझ में आ गई? ये बात का भी आपको ध्यान रहे। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे चुनना है, कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 33 लैंग्वेज हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट मतलब डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन मतलब क्या होता है समझाती हूँ। लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमीज, ऐसे कर करके 39 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। इसमें फॉरेन लैंग्वेज भी आती है, फ्रेंच आता है, रशियन लैंग्वेज आती है, फॉरेन की भी लैंग्वेज इसमें आती है और इंडियन लैंग्वेज भी आती है, सारी तरह की। सो ये लैंग्वेज के पेपर होते हैं। आप कहोगे मैम लैंग्वेज के पेपर क्यों देना होता है? देखो, लैंग्वेज के पेपर ज़्यादातर कोर्सेज में हिंदी या इंग्लिश आपको देना होता है, लेकिन मान लो कोई हो सकता है फ्रेंच सीखना चाहे, डिप्लोमा इन फ्रेंच करना चाहे तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज लेना पड़ेगा। कोई और मतलब संस्कृत में डिप्लोमा करना चाहिए तो उसको संस्कृत लैंग्वेज लेना पड़ेगा। इसीलिए इतने सारे लैंग्वेज के आपको पेपर दे रखे हैं। आपको सभी नहीं चूज़ करना है, आपको क्या चूज़ करना है अभी मैं बताऊँगी। इसके बाद है 29 सब्जेक्ट यानी कि डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका अपना सब्जेक्ट, जिस कोर्स को आप करने वाले हो या जो आपका 12th में है। जैसे मान लो 12th आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो और आगे चल करके आप बीएससी करना चाहते हो, सो आप डोमेन में क्या चूज करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, समझ में आई? डोमेन सब्जेक्ट में क्या चूज करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये सब डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो क्या बचते हैं? डोमेन सब्जेक्ट बचते हैं। इसके बाद आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या यूँ कहूँ लैंग्वेज समझ में आती है, भाषाएं के, और जनरल टेस्ट को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। सो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 33 लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, 29 डोमेन सब्जेक्ट है और एक आपका जनरल टेस्ट है, ठीक। अच्छा, अब आपको कौन सा चूज करना है वो समझ लेते हैं। टोटल इतने हैं। अब देखो, आपको पहले अपने माइंड में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कोर्स कौन सा करना चाहते हो। जैसे मान लो आप 12th के बाद बीएससी करना चाहते हो बायोलॉजी फील्ड से, मान लेते हैं। सो आपने अपने मन में कोर्स डिसाइड कर लिया, या फिर आपने 3-4 कोर्स डिसाइड कर लिए, पर वो कोर्स रिलेटेड रखना। ऐसा मत रखना कि एक जगह आप बीसीए चूज कर रहे हो, एक जगह बीएससी चूज कर रहे हो, एक जगह बीए चूज कर रहे हो, तो आप फंस जाओगे। कोर्स रिलेटेड रखना। जैसे कि आपने बीएससी बायोलॉजी रख लिया, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी रख लिया, बीएससी एग्रीकल्चर रख लिया, बीएससी आपने लैब टेक्नोलॉजी रख लिया, बीएससी नर्सिंग रख लिया। ये सारे रिलेटेड कोर्स हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पूछी जाती है। सो आप ऐसे रिलेटेड कोर्स अपने दिमाग में रख लो
लो कि ये कोर्स मैं चूज करूंगी, तो आपको तैयारी करने में भी आसान रहेगा और आपको सब्जेक्ट चूज करने में भी आसान रहेगा। सो आप रिलेटेड कोर्स चूज करना। बायो वालों को कौन कौन से पेपर चूज करने चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक, अब देखो, तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में पहले कोर्स सेट कर लेने हैं कि ये कोर्स हम चूज करेंगे। ठीक, फॉर्म भरने से पहले आपको अपने दिमाग में सोच लेना है कि ये कोर्स हम चूज करेंगे। और सीयूटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, मैंने कोर्सेज आपको वीडियो बताई दी है कि वीडियो मैंने बना रखी है, उस पर आप जाके देख लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोर्स चूज करने के बाद आपको अपने दिमाग में कुछ यूनिवर्सिटी सोचनी है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। इस तरह से आपको सोच लेना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। कम से कम 10-15 नाम आपको सोच के रखने हैं। ठीक है, अब जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको फॉर्म भरने के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो मतलब सॉरी, कोर्स चूज करने का ऑप्शन आएगा पहले। तो आप कोर्स में क्या चूज कर लेना, एक बार चूज करना बीएससी बायोलॉजी। जैसे ही आप बीएससी बायोलॉजी चूज करोगे, बगल में यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी पे आप टिक करोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके सामने आ जाएंगी। आप चाहे जितनी यूनिवर्सिटी भर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहो तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी भर दो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी चूज करोगे, उसके नीचे सब्जेक्ट दिखा देगा कि इस यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मांगे हैं। जैसे मान लो आप बीएससी बायोलॉजी चूज कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके नीचे लिखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट प्लस पीसीबी मांगा जा रहा है, तो ये सारे सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना होगा। ऐसे ही दूसरी यूनिवर्सिटी चूज करोगे, लगभग सेम सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। सो अगर आप बीएससी बायोलॉजी चूज कर रहे हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज देना होगा। इसी तरह से आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हो तो उसमें कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज मांगेगा ही मांगेगा। तो आपका थ्योरी क्या रहना चाहिए कि आप कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करो, एक लैंग्वेज चूज करो, एक जनरल टेस्ट तो सबके लिए सबको चूज करना चाहिए। इतने सब्जेक्ट आप चूज करो, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे चूज करो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा। इससे क्या होगा ना, आप ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वरना मान लो आपने बीएससी बायोलॉजी चूज किया और आपने मतलब यूनिवर्सिटी चूज कर लिया बीएचयू, और आपने पेपर सिर्फ एक सब्जेक्ट में दिया बायोलॉजी में, तो आपका बीएचयू में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीएचयू वाले मांग रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपने सिर्फ बायोलॉजी में पेपर दिया, तो आपका बीएचयू में सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही आप बायोलॉजी में टॉप कर लो। बात समझ में आती है? सो क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले आपको कोर्स चूज करना है, कोर्स के बाद यूनिवर्सिटी चूज करना है। जैसे ही यूनिवर्सिटी चूज करोगे, उसके नीचे लिखा आ जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके लिए चाहिए, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। आप कोई एक कोर्स चूज कर रहे हो ना, तो सारी यूनिवर्सिटी में रिलेटेड सब्जेक्ट ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बीएससी बायोलॉजी चूज कर रहे हो और आपसे मैथ्स का पेपर मांगा जाएगा, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं करेंगी। सो सभी यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट लगभग सेम ही रहेंगे। सो आप टोटल 5 सब्जेक्ट चूज कर लेना, आपका काम बन जाएगा, जिसमें से एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट चूज करना, 3 डोमेन टेस्ट चूज करना। बात समझ में आ गई कि कैसे सब्जेक्ट डिसाइड करना है, कैसे कोर्स डिसाइड करना है, कैसे यूनिवर्सिटी चूज करना है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें और इलेबोरेट मैं करती हूँ। अब कई सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मुझे उर्दू आती है, तो हम क्या अपना मीडियम चूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपने फिजिक्स चूज किया, केमिस्ट्री चूज किया, बायोलॉजी चूज किया, तो फिजिक्स के सामने लिखा होगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बाकी सारे पेपर के लैंग्वेज दिए होंगे। टोटल 13 लैंग्वेज में पेपर आता है, सो वो सारे लैंग्वेज के दिए होंगे। सो आपको जिस भी लैंग्वेज में अपना फिजिक्स का पेपर देना है, वो लैंग्वेज आपको चूज कर लेना है। अगर वो पेपर आपका ऑनलाइन होगा तो केवल उसी भाषा में पेपर आएगा। अगर वो पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होने पे दोनों भाषा आएगी। जैसे कि मान लो आपने हिंदी चूज किया था तो हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, आपने बंगाली चूज किया था तो बंगाली और इंग्लिश दोनों में आएगा, अगर ऑफलाइन पेपर हुआ। अगर ऑनलाइन हुआ तो सिर्फ उसी भाषा में आएगा जो भाषा आपने चूज कर रखी है। इस बात का आपको ध्यान रहे। मान लेते हैं फिजिक्स में आपने इंग्लिश चूज किया, आप चाहते हो केमिस्ट्री में हम हिंदी मीडियम चूज करें, तो आप हिंदी मीडियम चूज कर सकते हो। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने फिजिक्स में इंग्लिश चूज किया है तो केमिस्ट्री में भी इंग्लिश ही चूज करना पड़ेगा। आपने 3 सब्जेक्ट चूज किए, तीनों में 3 लैंग्वेज आप डाल सकते हो, कोई मतलब इसमें फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में पेपर दो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, हिंदी में पेपर दो, किसी और भाषा में कंफर्टेबल हो, किसी और भाषा में पेपर दो, कोई रोक टोक नहीं है। पेपर के सामने ही लिखा होगा मीडियम चूज करने का ऑप्शन। बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट बात,
जैसे मान लो आपने 3 सब्जेक्ट चूज किया और ये तीनों का पेपर आप हिंदी में देना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज किया और इसका पेपर आप हिंदी मीडियम से देना चाहते हो, पर आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब कि दूसरा पेपर लैंग्वेज वाला पेपर, ये तो मीडियम की बात हो गई। अब मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। 5 पेपर मैंने बोले ना, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक आपका जनरल टेस्ट। तो ये लैंग्वेज आप इंग्लिश में देना चाहते हो और पेपर अपने हिंदी मीडियम में देना चाहते हो, तो आप पेपर हिंदी मीडियम में दे सकते हो, लैंग्वेज इंग्लिश में चूज कर सकते हो, कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लैंग्वेज मतलब पेपर हिंदी मीडियम में दे रहे हो तो लैंग्वेज भी हिंदी देना पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप टोटली फ्री हो, जो आपको चूज करना है वो आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो कितने सब्जेक्ट टोटल चूज कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट आप नहीं चूज कर सकते। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। सब कुछ मिला के, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन, सब कुछ मिला के मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब सोचोगे मैम कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? जैसे मान लो आपके दोस्त ने 3 सब्जेक्ट लिया, आपने 6 सब्जेक्ट ले लिए। मान लेते हैं आपके दोस्त ने 3 सब्जेक्ट लिया, आपने 6 सब्जेक्ट ले लिए। अब आप सोच रहे हो हमारे 6 सब्जेक्ट मिला के मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, उसके मार्क्स कम रहेंगे, तो कट ऑफ में हमारा नंबर ऊपर आएगा, उसका कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। मान लेते हैं जैसे कि BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं जानती हूँ वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से समझ लो ना, तो आपको CUT की और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, और आपको देना ही चाहिए ये एग्ज़ाम। मेरा सजेशन तो यही होगा, ठीक। अच्छा, बात कर रहे थे हम कट ऑफ की। जैसे मान लो आपने 5 सब्जेक्ट चूज किया, आपके फ्रेंड ने 3 सब्जेक्ट चूज किए, और आप दोनों ही BSc बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मांगती है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने 5 सब्जेक्ट चूज किए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है। आपके दोस्त ने 3 सब्जेक्ट चूज किए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स और आपके दोस्त के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स, इन तीनों मार्क्स को जोड़ा जाएगा और जिसका ज़्यादा रहेगा उसको कॉलेज मिलेगा। आपके 5 सब्जेक्ट से वहाँ कोई मैटर नहीं है। यूनिवर्सिटी ने जितने सब्जेक्ट मांगे हैं उतने सब्जेक्ट के हिसाब से ही कट ऑफ बनेगी। बात समझ में आ गई? जितने सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं उतने सब्जेक्ट के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपने और आपके दोस्त ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 सब्जेक्ट मांगे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, और आपके दोस्त ने सिर्फ 3 दे रखा है। तो आपके दोस्त का सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही उस तीनों में उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स हो, आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपने 5 सब्जेक्ट दे रखे थे। बात समझ में आई? तो फॉर्म भरते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो कोर्स आप चुन रहे हो, जो यूनिवर्सिटी आप चुन रहे हो, उसके नीचे जो सब्जेक्ट आ रहा है उन सभी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसी समय मीडियम चूज करना, उसी समय आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चूज करना होता है, ठीक है। अब एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो आप पेपर हिंदी मीडियम में चूज कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम में चूज कर रहे हो, तो इसके जो सेंटर हैं वो तो आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं पेपर आप बंगाली मीडियम चूज कर रहे हो, तो आपको उसके सेंटर, जो एग्जाम का सेंटर है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। मान लो आप बिहारी चूज कर रहे हो लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज चूज कर रहे हो, भोजपुरी लैंग्वेज वैसे होता नहीं है, सॉरी, ठीक है। आप मान लेते हैं कोई और लैंग्वेज कहीं की सोच लो, असमीज लैंग्वेज चूज कर रहे हो, तो आपको असम में या नॉर्थ ईस्ट में ही सेंटर मिलेगा, बाकी कहीं सेंटर नहीं मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रहे। हिंदी इंग्लिश चूज किया तो ऑल ओवर इंडिया आपको सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी कुछ चूज किया तो आपको जल्दी सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बात यहाँ पे आती है कि क्या यहाँ प्रेफरेंस मैटर करता है? जैसे मान लो आप यूनिवर्सिटी भर रहे हो, कोर्स भर रहे हो, यूनिवर्सिटी भर रहे हो, तो क्या प्रेफरेंस मैटर करता है? मान लो आपने BSc कोर्स पहले भर दिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले भर दिया, फिर बाद में BA कोर्स भरा, BHU भर दिया आपने, तो क्या प्रेफरेंस मैटर करेगा? आपको BSc पहले दिया जाएगा, BA के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे प्रेफरेंस बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा। आप चाहे जिसको ऊपर नीचे रख सकते हो, चाहे आप BSc ऊपर रखो, चाहे आप BMLT ऊपर रखो, चाहे आप DU ऊपर रखो, चाहे आप मतलब कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऊपर रखो, यहाँ प्रेफरेंस का कोई मैटर नहीं है। प्रेफरेंस आपकी काउंसलिंग में देखी जाती है, यहाँ नहीं देखी जाती। यहाँ आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हो, यहाँ आपका सिर्फ इतना मकसद है कि आप कोर्स, यूनिवर्सिटी और आप अपना सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे और कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आपको पूरा काम कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और डाउट यहाँ पे उठ करके आता है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि मुझे B फार्मा करना है, तो क्या मैं लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी या शायद नहीं ही होंगी जो B फार्मा हिंदी मीडियम से कराती हूँ।
सो आप जब कोर्स के लिए ऐसे कोर्स चूज़ करो जो पूरे इंग्लिश में होने हैं, तो वहाँ आप लैंग्वेज हिंदी मत चूज़ करना, वरना आप एलिजिबल नहीं रहोगे। देखने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि कोर्स चूज़ करो, यूनिवर्सिटी चूज़ करो, जो नीचे सब्जेक्ट आए हैं वही सब्जेक्ट भरो। ये आपका सबसे अच्छा तरीका है सब्जेक्ट डिसाइड करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद, अब ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको मतलब पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट मैंने आपको बता दी है, कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है और पेमेंट मतलब हो सकता है इस साल मैं जो बता रही हूँ, अभी जो मैं बता रही हूँ, हो सकता है 2025 का जब फॉर्म आए तो वो पेमेंट चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अवेयर रहना, जब चेंज हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक, मेरी उसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में दिया है। अच्छा, पेमेंट करते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि इसमें पेमेंट बहुत फंसते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसे लाखों लोग भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लाखों लोग जिसके पीछे हैं उसमें गड़बड़ी आना तय है। सो पेमेंट करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं सब कुछ आपको बता दे रही हूँ ताकि कहीं आप भटको मत बच्चों। मैं समझती हूँ कि आपके पैसे फंसते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हो, साल बर्बाद होता है, तो बहुत तकलीफ होती है। पिछले साल कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ और उसके भी पिछले साल मैं बता रही थी कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं सभी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको दे रही हूँ। भले वीडियो लंबी हो रही है पर मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ। देखो, पहली बात तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए जब आप पेमेंट कर रहे हो। दूसरी बात, पेमेंट आपको नहीं आता है तो साइबर कैफे वाले से कराओ, जहाँ पे वाईफाई वगैरह वो लोग लगा के रखते हैं ताकि स्पीड अच्छी रहे। तीसरी बात, आप अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। यूपीआई वगैरह से पेमेंट अक्सर फंस जाती है इस फॉर्म में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करो, यानी कि जैसे आप एटीएम समझते हो ना, एटीएम से पेमेंट करो। ठीक है, एटीएम कार्ड आपको मिलता है ना, उस कार्ड का नंबर वगैरह डाल के पेमेंट करो। यूपीआई से पेमेंट मत करो, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, इससे पेमेंट करते हो तो अक्सर पेमेंट फंसने के चांस होते हैं। इस फॉर्म की बात करी हूँ, बाकी किसी फॉर्म की बात नहीं करी हूँ। पिछले साल जो मैंने एक्सपीरियंस देखा, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। पेमेंट फंस जाए तो क्या फ़ायदा है ना। नहीं आती है तो साइबर कैफे वालों से करवा देना। अच्छा, सुबह अगर आपकी पेमेंट फंस रही है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो सुबह के टाइम पेमेंट करो। सुबह के टाइम इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होता है, क्योंकि बहुत लोग बिजी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट डेट में पेमेंट मत करो। ऐसा मत करना कि मान लो आज फॉर्म की लास्ट डे है, आज ही पेमेंट करे हो, तो निश्चित है आपका पेमेंट फंसने का 99% चांस हो जाते हैं इस फॉर्म में। पेमेंट लास्ट डे से 4-5 दिन पहले जरूर कर लेना। ठीक, ताकि आपका पेमेंट फंसे भी तो 3 दिन के बाद आप देख सको कि पेमेंट वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। पेमेंट फंस जाने के बाद कम से कम 3 दिन लगते हैं उसको वापस आने में। लास्ट दिन करोगे, पेमेंट फंस जाएगी, फिर 3 दिन तक वेट भी नहीं कर पाओगे, दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे आपके वेस्ट होंगे। ठीक, अच्छा, पेमेंट सक्सेसफुल होने से पहले बैक मत आना। जैसे मान लो आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो, पेमेंट जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक आप उस पेज को हटाओगे नहीं, बैक नहीं आओगे। थोड़ा 2-4 मिनट का समय लगता है पेमेंट सक्सेसफुल होने में। तो पेमेंट जब आपका दिखा रहे हो, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आप कहीं भी बैक बटन प्रेस मत करना। कम से कम 5-6 मिनट तक वेट करना, या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक वेट कर लेना। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तभी उस पेज को हटाना, अदरवाइज पैसे फंस जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन लेटर आता है, यानी कि कंफर्मेशन लेटर आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उस लेटर को आपको डाउनलोड करके रखना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। साइबर कैफे वालों के पास या किसी प्रिंट आउट शॉप पे जाके आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है, क्योंकि ये काउंसलिंग में आपके काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या हो गया, फॉर्म भर गया। फॉर्म भरने में सारी की सारी दिक्कतें थी। अब आप तैयारी वगैरह करोगे। फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले, सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है। सिटी इंटीमेशन स्लिप क्या है, इस स्लिप में लिखा होगा कि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, फॉर्म भरते वक्त एग्ज़ाम सेंटर भरना होता है कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो, और ज़्यादातर इसका एग्ज़ाम आपके उसी एरिया में होता है जिस एरिया का आप एड्रेस डालते हो। आप मतलब फॉर्म भरते वक्त एड्रेस डालोगे, करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो आपको उसी एड्रेस पे ही आपको सेंटर्स दिए जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है, क्योंकि सीयूटी एग्ज़ाम में अगर आप एक से दूसरी जगह लेने लगोगे तो बहुत रश हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है। इसलिए ये लोग मतलब ट्राई यही करते हैं कि आप जहाँ रहते हो वहीं आपको सेंटर प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, सो आप जो एड्रेस भर रहे हो उसी एड्रेस के आसपास, उसी सिटी में, उसी स्टेट में आपको सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो एग्ज़ाम सेंटर आप कम से कम 4 भरते हो, और हो सकता है कभी कभी ऐसा भी करते हैं जो आपने भर रखा है उससे थोड़ा बहुत अलग भी दे देते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब अगर सेंटर फिल हो जाते हैं तो आपको दूसरा सेंटर भी दे दिया जाता है,
इस बात के लिए आप सतर्क रहना। तो सिटी इंटीमेशन स्लिप में यही आता है कि आपको सेंटर कहाँ मिला, कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में मिला। जैसे कि मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा सिटी इंटीमेशन स्लिप आया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको सेंटर मिलेगा, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाएगा कि गोरखपुर में कहाँ मिलेगा, ये आपको सिटी स्लिप में नहीं बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। जिस भी दिन आपका एग्जाम पड़ेगा, जैसे 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में किसी भी दिन एग्जाम पड़ेगा, तो जिस भी दिन आपका एग्जाम पड़ेगा उसके 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल लिखी होगी कि यहाँ इस कॉलेज में इस जगह आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है, तो उस वहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना होता है। अब जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड पहनना होता है, सब कुछ ठीक ठाक से ढीला ढाला, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फैशनेबल चीज़ आप पहन रहे हो, बहुत पॉकेट वाले जीन्स पहन रहे हो, लिखावट वाले कपड़े पहन रहे हो, ऐसा मत करना। सादा से सादा कपड़ा पहन के आपको जाना होता है, और कुछ भी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी होती है, कोई स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं ले जाना होता है। मैं इन सब पे वीडियो बनाऊंगी जब एग्जाम होने वाला होगा, ठीक है। सो जब आप जाते हो एग्जाम सेंटर पे तो आपको एडमिट कार्ड, फोटो, ठीक है, और अपना आधार कार्ड, ये 3 चीज़ आपको ले जानी होती है। ओरिजिनल आधार कार्ड लगता है, फोटोकॉपी नहीं लगती है। ये 3 चीज़ आपको एग्जाम सेंटर पे ले जानी होती है और आपका एग्जाम होता है। जितने आपके एग्जाम होंगे उतने एडमिट कार्ड निकलवाने पड़ेंगे, और उस सारे एडमिट कार्ड की एक एक प्रिंट आउट अपने पास रखना, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आपका एडमिशन होगा तो वो एडमिट कार्ड आपके लगेंगे, और जब आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो एग्जाम में तो वो एडमिट कार्ड वहाँ पे जमा हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा कॉपी निकलवा के रखना, बाद में निकलवा नहीं पाओगे, इस बात का भी आपको ध्यान रहे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो पेपर पैटर्न कैसा होता है, जब एग्जाम में बैठोगे पेपर पैटर्न आपको कैसा मिलेगा। हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 आपको करने होंगे। 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, सभी तरह के पेपर के लिए, चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो, जनरल टेस्ट हो या डोमेन का पेपर हो, सभी तरह के पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको करने होंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, 45 मिनट्स का समय मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट। इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन करनी होती है। इनके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें केवल और केवल 45 मिनट्स दिए जाएंगे। आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक। ये आपका है पेपर पैटर्न। मार्किंग स्कीम बता दूं तो एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +5 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत कर देते हो तो -1 मिलेगा, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, ठीक है। अच्छा, क्या हमारा एक से ज़्यादा पेपर एक साथ होगा, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक दिन में जनरली 2 शिफ्ट होते हैं, पिछले साल ऐसा ही हुआ था, इस साल अगर चेंज कर देते हैं तो मैं अपडेट आपको दूंगी, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यहाँ से। एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में भी 2 शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट 1A, शिफ्ट 1B, फिर होता है 2A, 2B। शिफ्ट 1A पिछले साल का अगर मैं बताऊं तो 10 से 11 बजे के बीच में हुआ था, 60 मिनट का पेपर था, तो जितने भी आपके 60 मिनट के पेपर आपने चूज कर रखे हैं वो इस शिफ्ट में पढ़ेंगे। और फिर 1B था 12:15 से लेकर के 1 बजे तक, उसमें आपका दूसरा पेपर कोई 45 मिनट का पेपर पड़ेगा जो आपने चूज कर रखा है। सिमिलरली 2A में 3 बजे से 3:45 तक, यानी 45 मिनट का पेपर होगा, जो भी आपने चूज कर रखा है 45 मिनट के पेपर उसमें हो जाएंगे। और अगर आपने कोई 1 घंटे का पेपर चूज कर रखा है तो 2B में पढ़ सकता है 5 बजे से 6 बजे के बीच में, एक डोमेन सब्जेक्ट पड़ेगा वहां पे, यानी कि एक सब्जेक्ट का पेपर एक बार में एक ही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। लेकिन हो सकता है एक ही दिन आपके सारे शिफ्ट में एग्जाम पड़ जाए, ये हो सकता है, लेकिन क्या 2-3 सब्जेक्ट आपसे इकट्ठे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक पेपर आपके सामने आएगा, उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो पेपर हो जाएगा, फिर आपको कुछ मिनट का ब्रेक मिलेगा, कम से कम 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, फिर अगला पेपर आपका होगा। अगर एक ही दिन पड़ेगा तो हो सकता है अलग अलग दिन पड़े, हो सकता है एक ही दिन पड़े, लेकिन सारे पेपर एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, कुछ आपको गैप उसमें दिया जाएगा ताकि आपको ब्रेक मिल सके, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद आप एग्जाम दे करके आ जाओगे, फिर आपकी आंसर की आएगी, आंसर की से आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, फिर आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो रिजल्ट से पहले ही अपने काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट करती हैं। नियम ऐसा ही है, हम क्या करें, रिजल्ट आने से पहले ही कुछ लोग स्टार्ट कर देती हैं पैसा वसूलने के लिए, जैसे कि BHU और DU, ये रिजल्ट आने से पहले ही अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देती हैं और आपको पैसे दे करके यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, तभी एडमिशन होगा। अब समझो काउंसलिंग की प्रोसेस थोड़ी सी समझ लो, ये लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि एग्जाम देने के बाद आप बेफिक्र हो जाओ,
दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU बनारस यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म निकालेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालेगी। उसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, उस फॉर्म को खाली आपको भरना है, अपना जो CUT का रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब चीज़ें भरना है। पासवर्ड जरूर याद रखना, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो पासवर्ड भरना होता है, पासवर्ड जरूर याद रखना बच्चों, भूलना मत, ठीक है। सो आप अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ भरोगे। भरने के बाद 200, 300, 400 अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग काउंसलिंग का फीस लेती हैं, वो फी आपको देना पड़ेगा। और देने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वो आपका स्कोर्स देखेंगी और डिसाइड करेंगे कि हमारी कट ऑफ कितनी जा रही है। अगर आपका स्कोर मैच करेगा, आपकी कट ऑफ जाने लायक रहेगी, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको उसी वेबसाइट पे जाकर के चेक करना होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अलॉटमेंट हो गया तो आपको कॉलेज पे जाकर फिर सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आपको एडमिशन लेना होगा। वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी मैं बताऊंगी। नहीं हुआ तो आपको वो पैसे डूब जाएंगे। सेकंड थर्ड राउंड तक आप ट्राई करते रहना, नहीं हुआ तो वो पैसे आपके डूब जाएंगे। ऐसे ही आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। सो जिस हिसाब से आपका पेपर गया है, जिस हिसाब से आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, हज़ारों हज़ारों रुपए आपके लग जाएंगे, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी का 200, 300, 400 ऐसे फीस होता है काउंसलिंग का। वहाँ आपको एग्जाम नहीं देना होता, खाली एडमिशन के फॉर्म भरने होते हैं। फॉर्म भरने के बाद उनका टाइम टू टाइम रिजल्ट चेक करना होता है। अलॉटमेंट आ गया तो जा करके एक टाइम दिया होगा कि इतने से इतने टाइम के बीच में, इतने से इतने डेट के बीच में आपको जा करके कॉलेज पे रिपोर्ट करना है। तो टाइम, प्लेस सब कुछ दिया रहेगा, वहाँ पे आपको जा करके एडमिशन लेना होगा। इस तरह से कुछ प्रोसेस होती है CUT की। मैंने आपको सब प्रोसेस बता दी। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि कॉलेज पे जब आप जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। पहली बात तो 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे डोमिसाइल भी लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। जैसे मान लो आपने 12th के बाद 2-3 साल का गैप लिया है, तो कितने साल का गैप लिया है वो गैप ईयर सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसा होता है अनूप सर ने इस वीडियो में बता रखा है, सब कुछ डिटेल बता रखी है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट TC सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, फोटो, जो भी फोटो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लगाई थी, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपकी काउंसलिंग स्लिप। जब आप काउंसलिंग करा रहे हो तो भी एक स्लिप मिलती है, उसको भी डाउनलोड करके रखना। फिर आपकी कॉलेज फी, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी होती है कॉलेज पे और सब कुछ आपको जमा कर देना होता है, तब आपको एडमिशन मिलता है। किसी भी कॉलेज पे एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का बैकग्राउंड, उस कॉलेज की सारी चीज़ें पता कर लेना, तभी एडमिशन लेना, वरना कैंसिल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी CUT UG के बारे में, मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर सेव करके रखिए, वो प्लेलिस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एक बार ज़रूर कॉमेंट करके बताना कि क्या आपने वीडियो लास्ट तक देखा और आपको ये वीडियो समझ में आया। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारी डेटा मैंने इकट्ठे आपको बताई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।